नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे शेर सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी और इसी बीच स्वामी स्वतंत्रानंद जी उनको आदेश देते हैं कि वो लाहौर जाकर बीटी करें ताकि इसके बाद फिर वो बच्चों को पढ़ा सकें। ये एक प्रोफेशनल कोर्स था, जैसे अपना आजकल जेबीटी बीएड होते हैं। स्वामी जी का आदेश मानकर शेर सिंह जी बीटी करने के लिए लाहौर चले जाते हैं। और वो जमाना अब की तरह नहीं था दोस्तों। उस समय किसान परिवारों के बच्चों के ही नहीं, उनके माता पिता की जेबें भी खाली रहती थी, चाहे किसी के पास कितनी ही जमीनें क्यों ना हो। इसलिए जब कोई बाहर पढ़ने के लिए जाता था तो जान पहचान ढूंढता था कि कोई सस्ता रहने के लिए कोई अच्छा सा जुगाड़ वहाँ पर बन जाए। शेर सिंह जी के साथ भी ऐसा ही था। लाहौर जाकर शेर सिंह जी ने बेरी के समीप ही एक गांव है बिसाण, वहां के चौधरी धनराज से मुलाकात की। चौधरी धनराज के साथ हरियाणा के 3 अन्य सरकारी कर्मचारी लाहौर में उस समय कृष्णनगर एक वो इलाका था, उसमें 15 रुपये महीने के किराए पर वो सब लोग एक साथ रहते थे, अपना खाना खुद बनाते थे। बातचीत के बाद चौधरी धनराज ने सुझाव दिया कि शेर सिंह, तुम बीटी करने आए हो, 1-2 साल तो यहाँ रहना होगा ही, कहाँ हॉस्टल में जाकर रहोगे, खर्चा भी बहुत होगा, हो सके खाना भी पसंद ना आए, इसलिए बढ़िया रहेगा तुम हमारे साथ ही रहो, और हम तो दिन में ड्यूटी पे चले जाते हैं, तुम आराम से पढ़ भी सकते हो। धनराज जी ने सारी बातों का हिसाब लगाकर ही बोला होगा कि बाहर रहने में कितना खर्चा आता है, तो सारा कुछ मिलाकर 3 रुपये महीने में शेर सिंह जी उन्हीं के साथ वहीं पर रहने लगे। उन दिनों लाहौर में चौधरी छोटूराम के नाम का ही सिक्का चलता था। दूर दूर से फरियादी उनकी कोठी पर आकर रुकते, वहीं रहते, काम होने के बाद जाया करते थे। तो जहाँ शेर सिंह जी जाते वहीं चौधरी छोटूराम के गुणगान लोग करने लगते थे, ये सोचकर कि ये भी रोहतक से आए हुए हैं। शेर सिंह जी बहुत प्रभावित थे, और वो चूंकि लाहौर में थे इसलिए उनका मन किया कि मैं लाहौर में हूँ और क्यों ना चौधरी साहब से मिल लिया जाए। फिर मन में ख्याल आया कि मैंने तो उनके खिलाफ अखबारों में लेख भी लिखे हैं, उनको टोडीवादी भी बताया है, चौधरी साहब कहाँ मिलने के लिए टाइम देंगे, मंत्री हैं। काफ़ी सोच विचार करने के बाद शेर सिंह ने अपने मन की बात चौधरी धनराज से साझा की। चौधरी धनराज ने सलाह दी कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, रियासत के भी बहुत काम रहते हैं उनके पास, अचानक अगर मिलने जाओगे तो ठीक नहीं है, तुम पहले पत्र उनको एक लिख दो, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एक बात जरूर ध्यान रखिए भाई कि पत्र पे अपने इस मकान का पता मत लिखना। आप सारे सरकारी कर्मचारी हैं हम, कहीं कोई आफत ना आ जाए। अब बिना पते का पत्र किसको लिखा जाए, क्या पता चौधरी साहब मिलने के लिए बुलाना चाहें तो किस पते पर सूचना देंगे। ये शेर सिंह की परेशानी का फिर एक कारण बन गया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद चौधरी धनराज ने चौधरी फुल्लू राम का नाम लिया। चौधरी फुल्लू राम अहीर थे, पलड़ा गांव के रहने वाले थे और लाहौर में बेकरी का काम करते थे। इसके बाद शेर सिंह जी जाकर फुल्लू राम जी से मिलते हैं और फुल्लू राम जी तुरंत ये बात सुनते ही तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि चौधरी छोटूराम का पत्र मेरे पते पर आ जाए तो इससे मेरे बड़े भाग खुल जाएंगे भाई। आप ज़रूर पत्र लिखो और मेरा पता यहाँ का लिख देना उस पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस बहाने मुझे भी चौधरी साहब की लिखाई के दर्शन हो जाएंगे, मैं खुद उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये बात सुनकर शेर सिंह जी को बहुत राहत मिली और शेर सिंह जी ने पूरी फुर्सत से बैठकर तसल्ली के साथ, कहते हैं ना, खत बिठा दिया, तो पूरा एक बढ़िया खत चौधरी छोटूराम के नाम अंग्रेजी में लिख दिया। जीवन का पहला पत्र उन्होंने लिखा था और अपनी सारी भावनाएं उस पत्र में शेर सिंह जी ने उड़ेल दी थी। लेख में उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह का विषय लिखा और कहा कि समाज ने, आर्य जो समाज है उस समय, उसमें तन मन धन से भाग ले रहा था और उस पूरा एक बिगुल उन्होंने उनके खिलाफ बचाया हुआ था। पत्र में 3 विषय शेर सिंह जी ने उठाए। पहला विषय तो यह था कि रोहतक में आर्य समाजी नेता भगत फूल सिंह के नेतृत्व में हैदराबाद सत्याग्रह के संबंध में जुलूस निकाल रहे थे, तो वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उन पर आक्रमण किया। आप खुद आर्य समाजी हैं और भगत फूल सिंह आपके परम सहयोगी हैं और आप भी उनका बड़ा सम्मान रखते हैं। आपके गृह जिले में उन पर आक्रमण हुआ तो आपको कुछ करना चाहिए था। दूसरी बात शेर सिंह जी ने जो उठाई वो कहा कि जब यूनियनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री सर सिकंदर हयात खान सोलापुर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई देखो, हैदराबाद सत्याग्रह हिंदुओं द्वारा मुस्लिम नवाब को समाप्त करने का प्रयास है,
वो आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप वजीर हैं। ऐसे में आपको भी हैदराबाद सत्याग्रह पर अपने निजी विचार प्रकट करने चाहिए। तीसरी बात शेर सिंह ने यह उठाई कि आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री लखनऊ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तो ये कहते हैं कि पंजाब में तो हम यूनियनिस्ट पार्टी के पक्ष में हैं और मुस्लिम लीग से कोई समझौता नहीं करेंगे, परंतु अखिल भारतीय स्तर पर हम मुस्लिम लीग के साथ हैं। तो आपको भी ये कहना चाहिए कि भाई हम पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ हैं, लेकिन जब बात केंद्र की होगी, देश की होगी, तो हम फिर कांग्रेस के पक्ष में हैं। ये 3 विषय शेर सिंह जी ने अपने पत्र में लिखे थे और ये पत्र उन्होंने लिखकर लेटर बॉक्स में डाल दिया। हालांकि शेर सिंह जी के मुंह से उस समय ये छोटा मुंह और बड़ी बाल वाली बात थी, लेकिन उनकी भावनाएं बेहद साफ थी। और कहते हैं ना कि सच्ची बात हमेशा दिल तक असर करती है, ये सोचकर उन्होंने ये पत्र लेटर बॉक्स में डाला था। और इसके बावजूद करीबन करीबन वो ये मान लिया था कि पत्र का कोई जवाब आना नहीं है। एक मंत्री को वैसे भी फुर्सत नहीं होती मेरे जैसे नौजवान का पत्र पढ़ें, उसका उत्तर लिखें, और ऐसी तो सैकड़ों चिट्ठियाँ जो छोटराम के पास रोज आती होंगी, तो उनको शेर सिंह की भला कहाँ परवाह है। और अगर बाय द वे शेर सिंह का नाम याद भी रहा तो उनको मेरा वो लेख याद आ जाएंगे, वो मिलने के लिए बुलाएंगे नहीं। हालांकि शेर सिंह जी का सोचना गलत निकला, क्योंकि चौधरी छोटराम कुछ अलग मिट्टी के आदमी थे। जल्दी उनके दिए चौधरी फुल्लू राम के पते पर चौधरी छोटराम का जवाबी पत्र आ गया। चौधरी छोटराम ने लिखा था कि तुम मुझे सत्याग्रह में खुद पढ़ने की कहते हो, लेकिन क्या तुमने इसी आशय के पत्र बक्सी टेकचंद और दीवान रामलाल को भी लिखे हैं, जो आजकल आर्य समाज के ठेकेदार हैं? रही अन्य विषय की बात तो तुम मुझसे लाहौर आने पर मिलने का प्रयास करना। चौधरी छोटराम का जवाब आना शेर सिंह के लिए बड़े आश्चर्य का विषय था। चौधरी फुल्लू राम ने तो पत्र को अपने माथे पर लगाया, एकटक निहारा और फिर शेर सिंह के हाथों में थमाया। नहीं तो मेरा घर भी धन्य होगा, चौधरी छोटराम का पत्र इस पर आया है। उस समय शिमला राजधानी थी, क्योंकि गर्मियां चल रही थी और सर्दियों में राजधानी फिर लाहौर हो जाती थी, इसलिए चौधरी छोटराम शिमला में उस दौरान प्रवास कर रहे थे। गर्मी खत्म होने के बाद वो लाहौर आए और शेर सिंह जी को पता लग गया कि चौधरी साहब आ चुके हैं, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी से वो मिले और चौधरी साहब का पत्र दिखाकर मिलने के लिए समय मांगा। शेर सिंह को सूचना दी गई कि वो शाम को 5 बजे चौधरी साहब से आकर उनके ऑफिस में मिल सकते हैं। ठीक टाइम पर शेर सिंह जी चौधरी छोटराम के कार्यालय पर पहुंच जाते हैं और उनके ऑफिस में पहुंचे तो वहां एक अंग्रेज बैठा हुआ था जो उनका सेक्रेटरी था। शेर सिंह जी ने चौधरी साहब से का मिलने का समय नियत होने की बात उनको कही और मिलने का समय जगह दिखाने को कहा, तो उस अंग्रेज ने कहा कि उसने तो चौधरी साहब के लिए ये जो समय है किसी और के साथ मुलाकात का तय कर रखा है, शेर सिंह के साथ कोई मुलाकात नहीं होनी है। उधर चौधरी छोटराम शेर सिंह का अंदर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सचिव को बुलाया और कहा कि पूछा कि क्या कोई शेर सिंह आया है, तो सचिव ने बता दिया कि हाँ, कोई एक लड़का बाहर बैठा तो है, लेकिन मैंने आपका ये मुलाकात का ये वाला जो समय है किसी और के साथ तय कर रखा है। इसके बाद कोठी से चौधरी साहब की जो आवाज़ गूंजी है उसको देखकर दरबान भी एक बार तो हक्का बक्का हो जाता है, और जब अंग्रेज सचिव उनके कमरे से बाहर निकलता है तो उनका मुंह लटका हुआ होता है। दरबान ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई कोई बड़े आदमी हो जो इस अंग्रेज को चौधरी साहब ने ऐसा फटकारा है। खैर, जब शेर सिंह जी अंदर गए तो चौधरी छोटराम ने पूरे सम्मान के साथ उनको अपने सामने बैठने को कहा और कहा कि देख भाई शेर सिंह, तुम अगर सांप्रदायिकता को कोई आधार बनाकर मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं इस बातचीत के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी कोई भी काम हो तो निसंकोच कहो, पूरा करने की कोशिश करूँगा। अब शेर सिंह भी रामजस कॉलेज में पढ़े लिखे युवा थे। वो समझ गए कि चौधरी साहब ये कहना चाहते हैं कि शेर सिंह तुम पंजाबी हिंदुओं के बहकाए हुए जाटों के युवा हो। शेर सिंह ने सीधे कहा कि चौधरी साहब, मैं न तो किसी पंजाबी हिंदू से प्रभावित हूँ और ना ही किसी से मेरा व्यक्तिगत परिचय है। जो पत्र मैंने आपको लिखा था वह हैदराबाद सत्याग्रह की भूमिका को आधार बनाकर ही लिखा गया था। चौधरी छोटराम यह जवाब सुनकर मुस्कुराए और कहा कि शेर सिंह, आपकी सोच और मेरी सोच में यही फर्क है, तुम युवा हो, आपको सिर्फ हैदराबाद दिखाई देता है, लेकिन मुझे बहुत दूर दूर तक देखना पड़ता है। हैदराबाद का नवाब तो हजारों सत्याग्रहियों को अपनी जेलों में भोजन और रहने की जगह दे सकता है, लेकिन अगर ये काम भरतपुर रियासत में हो गया और वहाँ के मेवों ने महाराजा भरतपुर के राज्य में सत्याग्रह कर दिया और पंजाब का मुसलमान उनकी सहायता के लिए चल पड़ा,
तो क्या भरतपुर के महाराज इस स्थिति को कैसे संभालेंगे, तुम बता सकते हो? दबाव की राजनीति बनेगी तो ऐसा ही होगा, और मैं किसी भी सूरत में भरतपुर के जाट राज्य को नष्ट नहीं होने देना चाहता हूँ। शेर सिंह और चौधरी साहब इसके बाद एक टक दूसरे को देखते रह गए। दोनों ने जान लिया था, शेर सिंह जी ने यह जान लिया था कि चौधरी साहब कैसे महान बने हैं, कैसी उनकी सोच है, और चौधरी साहब ने यह जान लिया था कि शेर सिंह बहुत दूर तक उड़ने वाले परिंदे हैं। इस तरह यह मुलाकात खत्म होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम भरतपुर रियासत की राजनीति को भी जान लेते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के लिए उस समय सारे जितने भी रजवाड़े थे, उन्होंने खुलकर मदन मोहन मालवीय को दान दिया था। इस काम में भरतपुर के महाराजा किशन सिंह भी पीछे नहीं थे। उन्होंने महाराज न केवल मदन मोहन मालवीय को चंदा दिया, महाराजा किशन सिंह राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने भरतपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कराने का फैसला कर लिया था, और मदन मोहन मालवीय को इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए उन्होंने आमंत्रित करने का पत्र भी भिजवा दिया था। इन दिनों चौधरी लालचंद भरतपुर के दीवान थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार को पत्र लिखा कि महाराजा किशन सिंह राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हैं और वो कोई भारी गड़बड़ कर सकते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली बुलाया और एक मकान में नज़रबंद कर दिया और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इसके बाद कहने को तो भरतपुर रियासत जाट रियासत थी, लेकिन असल जो उसका काम था वो अंग्रेजी संभाल रहे थे। और हकीकत ये थी कि उस समय चौधरी छोटूराम अंग्रेजों से टकराने के हैसियत में नहीं थे, पोजीशन नहीं थी उनकी कि भरतपुर रियासत को लेकर वो अंग्रेजों से टकरा जाएं, क्योंकि पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार थी और किसानों के यहाँ इतने ज़्यादा इश्यूज थे कि चौधरी छोटूराम को पंजाब का हित सबसे पहले देखना पड़ता था, इसके बाद आसपास के वो हितों को देखते थे। लेकिन चौधरी छोटूराम उस समय भी ये व्यापक दृष्टि रखते थे कि बाहर क्या हो रहा है और उसको देख के वो व्यवहार करते थे। कल के वीडियो में दोस्तों हम जिक्र करेंगे कि कैसे एक तीर ने एक बच्चे को तहसीलदार लगवा दिया। एक तुक्का मारा था शेर सिंह जी ने, और उस तुक्के से यूनिस्ट पार्टी की सरकार में एक युवा सीधे तहसीलदार की नियुक्ति पा गया। कैसे वो था पूरा चक्रव्यूह जो शेर सिंह जी ने उस दौरान लाहौर में रहते हुए रचा, और फिर वो बच्चा जिंदगी में आगे बढ़कर क्या बना जो सीधा तहसीलदार लगा था, ये कल की कहानी हम बयां करेंगे दोस्तों। और कई दोस्तों ने सुझाव दिया है कि इस पे नंबरिंग मैं कर दूं, एपिसोड 1, 2, 3, 4, तो मैं ये काम इस वीडियो से कर दूंगा। पिछले वीडियो पर भी आपको नंबर मिल जाएंगे ताकि बीच में कोई गैप रह गया हो तो वो आप देख सकें। आप अपने कीमती सुझाव इस पर दे रहे हैं, इसके लिए दिल से आपका आभार करता हूँ। आपके सुझाव मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपकी शाबाशी से मुझे हौसला भी मिलता है दोस्तों। तो इसलिए कमेंट करते रहा करिए। अच्छा काम करता हूँ तो अच्छा कह दीजिए, बुरा करता हूँ तो बुरा कह दीजिए। और उस दौर की कोई जानकारी आपने पढ़ी लिखी देखी सुनी हो तो आप कमेंट करके हमेशा की तरह जानकारी देते रहिए। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला तब तक चलता रहेगा दोस्तों जब तक आप चाहते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।